हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एक महत्वपूर्ण अध्याय खाद्य संसाधनों में सुधार। इस अध्याय के अंतर्गत हम अभी तक इसका एक पार्ट देख चुके हैं। उस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि फसल उत्पादन में कैसे सुधार किया जा सकता है। उस भाग एक के अंदर हमने देखा था कि फसल क्या होती है, उत्पादन के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है और फसल उत्पादन में जब हम सुधार करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हमने वहां पर अध्ययन किया था कि फसल की किस्मों में सुधार करके भी हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। यदि हमें फसल के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम फसल की किस्म अर्थात वैरायटी को यदि इंप्रूव कर लें, सुधार लें तो उत्पादन बढ़ जाएगा। इसके लिए हमने वहां एक बहुत ही अच्छी विधि जिसको क्रॉस ब्रीडिंग विधि के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने वहां पर दूसरा जो बिंदु है फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन, जो हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं उसको ठीक प्रकार से मैनेज करके भी हम फसल के उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। फसल जिसके लिए हमें पता है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो पोषक तत्व फसल को भूमि से मिलते हैं। हमने वहां पर अध्ययन किया था कि यदि हम उन्हीं पोषक तत्वों का प्रबंधन करें अर्थात पोषक प्रबंधन अपनाएं तो हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। यह जो बिंदु है पोषक प्रबंधन, यह फसल उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अर्थात हमें क्या करना होगा, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना होगा, पोषक तत्वों को मैनेज करना होगा। इसके लिए हमने जाना था कि पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। उपयोग में मात्रा के अनुसार पोषक तत्व हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व, एक वृहत पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनको किसी फसल को कम मात्रा में जरूरत होती है। तो हमने वहां पर इन पोषक तत्वों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि पोषक तत्व वृहत कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। साथ ही हमने यह भी जाना था कि ये पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कहां से होते हैं। यह पोषक तत्व हमने जाना था कि पौधों को उपलब्ध होते हैं या तो हवा से या वायु से या पानी से। पोषक प्रबंधन में पोषक तत्वों के प्रकार और उनके उदाहरण जानने के पश्चात आइए आज हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि पौधों को ये जो पोषक तत्व हैं कहां से प्राप्त होते हैं। चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हो जैसे बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, मोलिब्डेनम आदि, चाहे हमारे पास वृहत पोषक तत्व हो जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि। ये पोषक तत्व हमारी फसल को कहां से प्राप्त होते हैं? तो आपका जवाब निसंदेह होगा कि भूमि से अर्थात मिट्टी से, जिसमें हम फसल को उगाते हैं, वहीं से ये पोषक तत्व हमारे फसल को उपलब्ध होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी फसल को जो पोषक तत्व मिलते हैं वह भूमि से मिलते हैं। लेकिन भूमि में वह पोषक तत्व कहां से आते हैं? भूमि के अंदर जो पोषक तत्व है वह या तो वायु से या जल से आते हैं। इसके अलावा भी भूमि के अंदर जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वह दो तरीके से पूरी की जाती है। एक तो खाद के माध्यम से, दूसरा उर्वरक के माध्यम से। क्योंकि यदि हम फसल को लगातार किसी खेत के अंदर अर्थात भूमि में उगाते हैं तो वह फसल उस
भूमि के अंदर से एक पर्टिकुलर पोषक तत्व का उपयोग कर लेती है। अर्थात किसी फसल को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वे पोषक तत्व वह फसल वहां से उपयोग कर लेती है। जब भूमि से उन पोषक तत्वों का उपयोग कर लिया जाता है तो वहां पर उन पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। अब ऐसी भूमि में फिर जब हम दोबारा से किसी फसल को उगाएंगे तो निसंदेह वहां पोषक तत्वों की कमी रहेगी। अब उस कमी को अगर हमें पूरा करना है तो उस भूमि के अंदर हमें या तो खाद या उर्वरक का उपयोग करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को दोबारा से पूरा करना होगा। इसके लिए हम या तो खाद इस्तेमाल करेंगे या उर्वरक इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कि खाद अर्थात मैन्योर किसे कहते हैं और खाद कितने प्रकार की होती है। खाद अर्थात मैन्योर, देखिए यदि हमें भूमि में उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना है, फसल की जरूरत वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता को बनाए रखना है तो हमें खाद का उपयोग करना होगा। खाद क्या होता है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ यह कहां से उपलब्ध होता है? कार्बनिक पदार्थ, देखिए कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वे उपलब्ध होते हैं हमें पेड़ पौधों से अर्थात वनस्पति जगत से और जीव जंतुओं के अवशेषों से अर्थात अपशिष्ट पदार्थों से। पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ कौन से होंगे? देखिए पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे वो विशेष रूप से पत्ते, उसके फल हो सकते हैं, उसके फूल हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, उसकी छाल हो सकती है, उसकी कुछ शाखाएं हो सकती हैं जो गल सड़ के और क्या बना दे? अपशिष्ट पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए अर्थात बदल जाए। जो गल सड़ सकें उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। यदि किसी पौधे की मान लीजिए पत्तियां हैं, हमने बहुत सारी इकट्ठी की और उनको गला लिया, गड्ढे में डाल लिया, सड़ा लिया, गला लिया पानी डाल करके उसके अंदर, तो उससे जो हमारे पास पदार्थ बना है वह कार्बनिक पदार्थ है अर्थात वह खाद है जो हमें वनस्पति जगत अर्थात पेड़ पौधों से मिला है। इसके अलावा हम अपने घर में फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। उन फलों और सब्जियों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे उनके छिलके, उनसे बना हुआ वेस्ट मटेरियल, उनको यदि हम गला सड़ा लेते हैं तो गलाने सड़ाने से जो हमारे पास पदार्थ बनता है वह खाद कहलाता है। ठीक है, देखना चाहोगे कैसा होता है खाद? चलिए देखते हैं। अब चलते हैं हम जो हमारा जंतु जगत है, प्राणी जगत है, उनसे मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। देखिए गाय है, भैंस है, अन्य पालतू जानवर जो हम अपने घर में रखते हैं, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, व्यर्थ पदार्थ होता है, जैसे गाय भैंस बकरी है इनका गोबर हो गया है ना, और इसके अलावा यहां तक कि जो मनुष्य है उसका भी फेशियल मैटर जो होता है वो हमने क्या किया? एक गड्ढे में डाल दिया। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो भी गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है या अन्य जानवरों का, चाहे वो मुर्गी का ही वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो बकरी का ही वेस्ट मटेरियल है, उनको हम एक गड्ढे में डालते रहते हैं, एक स्थान पे डालते रहते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। लगभग 2 से 3 महीने के बाद वह जो गोबर और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है गल सड़ जाता है, वही तो कहलाता है खाद अर्थात मैन्योर कहते हैं। तो खाद क्या हो गया? पेड़ पौधों से और अन्य प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थों से जो हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं खाद। आइए देख लेते हैं खाद की परिभाषा। देखिए पेड़ पौधों और जंतुओं, पेड़ पौधों और जंतुओं के
अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को गला सड़ाकर बनने वाला पदार्थ खाद कहलाता है। खाद कहलाता है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि खाद किसे कहते हैं। जो भी पेड़ पौधे हैं उनके व्यर्थ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, उन सबको इकट्ठा करें, एक गड्ढे में डाल लें और वहां पर उसमें पानी डाल दें। लगभग 2 से 3 महीने तक हम इंतजार करें। उसके बाद धीरे धीरे जीवाणु उसका अपघटन कर देंगे। तो पेड़ पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से अर्थात गलने सड़ने से जो पदार्थ बनता है उसी को कहते हैं खाद, उसी को कहते हैं मैन्योर। ठीक है, आइए जानते हैं कि खाद कितने प्रकार का होता है। देखिए, खाद हम किस पदार्थ से बना रहे हैं उसके आधार पर मुख्य रूप से खाद 3 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद। नंबर 2 वर्मी कंपोस्ट खाद। और नंबर 3 हरी खाद। तो इस प्रकार हमारे पास खाद 3 प्रकार की होती है। कंपोस्ट खाद, जिसको कंपोस्ट मैन्योर कहा जाएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट मैन्योर कहा जाएगा, और हरी खाद, जिसको हम ग्रीन मैन्योर कहेंगे। इन तीनों को बनाने में अलग अलग पदार्थों का उपयोग हुआ है। उसी के आधार पर यहां पे ये 3 प्रकार की खाद बनी है। देखिए, जो हमारे पास कंपोस्ट खाद है, इसके अंदर हम पशुओं का, वनस्पति का और मनुष्य के मल का भी यहां पर उपयोग किया जाता है। इसको गलाया सड़ाया जाता है और गला सड़ा करके फिर उसको खाद में बदला जाता है। तो वह जो खाद होता है उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? देखिए, इसमें हम पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमने पहले बात की, उनके पत्ते हैं, उनकी शाखाएं हैं, उनके फल हैं, उनके फूल हैं, उनके गलने सड़ने से, तो पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ हो गए। और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ हो गए। जंतुओं को गला सड़ा करके जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों को, अर्थात जैसे गोबर है या उनसे मिलने वाले और अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका मल है, मूत्र है, उसको हम गला सड़ा करके भी हम जो खाद बनाएंगे वह कंपोस्ट खाद होगी। यहां तक कि मनुष्य का जो मल होता है, मनुष्य का मल जो होता है उसका भी हम उपयोग करते हैं और गला सड़ा करके जो खाद बनाते हैं वह कंपोस्ट खाद कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद जो है उसमें जो हम पदार्थ उपयोग करते हैं वो हो तो यह भी सकते हैं, लेकिन इनको गलाने सड़ाने का जो काम है, इनको खाद में बदलने का जो काम है वह वर्म करता है। वर्म का मतलब है केंचुआ। वर्म के अंदर हम किसको लेते हैं? मेनली केंचुए को लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में हम करते क्या है? वर्मी कंपोस्ट खाद को जब हम तैयार करते हैं तो पेड़ पौधे, जंतुओं और मनुष्य के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसमें जल मिला दिया जाता है, जल के साथ साथ उसमें वर्म अर्थात केंचुए डाल दिए जाते हैं। वो केंचुए क्या करते हैं? इन सब के अपशिष्ट पदार्थों को धीरे 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 खा करके और अपघटित कर देते हैं, अर्थात खाद में बदल देते हैं। तो ऐसा खाद जो केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है उसको केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केंचुआ जो होता है वो किसान का
दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि वह किसान को क्या करके देता है, वह किसान को वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके देता है। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप का जो हमारे पास यहां पर खाद है वह है हरी खाद। हरी खाद अर्थात ग्रीन मैन्योर। हरी खाद, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है हरा, हरा क्या होता है, हरा होता है पेड़ पौधे, हरी होती है फसल। तो इस खाद को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, हम खेत में फसल उगाते हैं। ऐसी फसल जिसका हमारे लिए कम उपयोग है, ऐसी फसल जिसका हमारे जानवरों के लिए कम उपयोग है, जैसे ढैंचा हो गया, सन हो गई, जई हो गई, ऐसी फसल उगा लेंगे। जब वह फसल बढ़ करके और काफी ऊंचाई पकड़ लेती है और हरी रहती है, उसी समय उसको काटा नहीं जाता। उस खड़ी फसल में हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर या हल चला देते हैं और उसको जमीन में दबा देते हैं। थोड़े दिन बाद वही हरी फसल खाद में बदल जाती है, उसको सूक्ष्म जीव खाद में बदल देते हैं। तो ऐसी खाद जो हरी फसल को मिट्टी में दबा करके बनाई गई है, ऐसी खाद हरी खाद कहलाती है। याद रखना, यहां पर हरी फसल को उपयोग किया जाता है खाद बनाने के लिए। हरी फसल जिसमें मुख्य रूप से ढैंचा जो होता है, ढैंचे की फसल आपने देखी होगी, जई की फसल भी होती है, उससे भी हम बना सकते हैं और अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि खाद जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और ग्रीन खाद। ठीक है, हरी खाद कहते हैं जिसको। चलिए इसके बाद हम चलते हैं फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक के ऊपर। उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे जो आसपास कृषि की जाती है, उस कृषि में हमने किसान को एक कट्टे या बोरे के अंदर खाद को ले जाते देखा होगा, जिसको आम भाषा में हम खाद कहते हैं। सफेद रंग का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, चीनी जैसे दानों का दिखाई दे सकता है, वो आपने अवश्य देखा होगा। तो वह जो कट्टे के अंदर या बोरे के अंदर चीनी जैसे दाने वाला जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम आम भाषा में खाद कहते हैं, वह खाद नहीं होता, वह उर्वरक होता है, वह फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर फर्टाइल करने के लिए, भूमि को फर्टाइल करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए जिन पदार्थों का, कौन से पदार्थ जो नेचुरली नहीं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनेंगे, उनको बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, कारखानों के अंदर, उद्योगों के अंदर। तो कारखानों और उद्योगों में रसायनों का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके हम जिन पदार्थों को भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए अर्थात भूमि को फर्टाइल बनाने के लिए करते हैं, उसको फर्टिलाइजर कहते हैं अर्थात उर्वरक कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको उद्योगों में बनाया जाता है और जिनका उपयोग भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अर्थात किसी फसल को विशेष पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। उस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं उर्वरक। जैसा कि बताया, कहां पे बनाया जाएगा, उद्योगों में, कारखानों में। किससे बनाया जाएगा, रासायनिक पदार्थों से बनाया जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं करवा के बनाया जाएगा। और किस लिए बनाया जाएगा, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए बनाया जाएगा। भूमि की उपजाऊ शक्ति में भी हमें ध्यान रखना है, जो पोषक तत्व किसी विशेष फसल के लिए विशेष आवश्यक है, उसी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, तो उस फसल की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो रासायनिक पदार्थों से उर्वरक बनाया जाएगा, जैसे एनपीके, यूरिया, जो उसमें नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करेगा, वही रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा, उर्वरक कहलाएगा। आइए उर्वरक के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में सबसे प्रमुख है
जिसका नाम आप भी सुनते हैं, यूरिया। यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर कहते हैं। एनपीके भी होता है एक, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, यह 3 पोषक तत्व प्रदान करता है। तो जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी, फास्फोरस की कमी आ जाएगी, पोटास की कमी आ जाएगी, वहां पर इस एनपीके उर्वरक का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की कमी के लिए इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होते हैं। चलिए देखते हैं खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। देखिए, खाद जैसा कि हमने पढ़ा, खाद कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, वनस्पति या जंतुओं से प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ, उनका मल मूत्र, उनके अवशिष्ट पदार्थ। जबकि उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से अर्थात रसायनों से बने होते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो जरूरी नहीं है, अकार्बनिक पदार्थों से हम तैयार करते हैं उर्वरक को। ठीक है, पहला मुख्य रूप से अंतर, कार्बनिक पदार्थ से बनते हैं खाद, अकार्बनिक पदार्थों से बनते हैं उर्वरक। दूसरा, प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं, जो प्रकृति में बना है, जैसे पशु और पेड़ पौधे जो प्रकृति में बने हैं, उनका ही जो अपशिष्ट होगा उसी से हम खाद बनाते हैं। जबकि उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं, रसायन लेंगे, उसमें अमोनिया लिया, क्लोरीन लिया, अमोनियम क्लोराइड बना लिया। तो इस प्रकार से रासायनिक पदार्थों से बनता है उर्वरक। तीसरा अंतर, जो खाद होते हैं ये हमारी भूमि को कम मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो खाद है इनमें पोषक तत्वों की बहुत अधिक अर्थात प्रचुर मात्रा नहीं होती, कम मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। करते बहुत सारे हैं पर कम मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जबकि उर्वरक जो होते हैं उनको तो बनाया इसलिए जाता है कि जो जिस पोषक तत्व की कमी है उसको वो जल्दी से पूरा कर दे। तो उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, अर्थात वो अधिक मात्रा में भूमि को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अगला, खाद जो होते हैं वो धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। आज हमने खेत में खाद डाल दिया, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलेगा, भूमि में मिलेगा, भूमि में मिलने के बाद में वो धीरे धीरे जो है वहां पर पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा और धीरे धीरे फिर इसका उपयोग होगा। बहुत समय लग जाता है खाद से पोषक तत्वों को प्राप्त करने में हमारी फसल को। जबकि उर्वरक जो होते हैं उनसे जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ही जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। जैसे ही हमने उर्वरक को मिट्टी में डाला, पानी डाला, वो पानी में घुल जाएंगे, पानी में घुल के तुरंत पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएंगे, वहां से पौधा तुरंत उनको अवशोषित कर लेगा। तो फसल को जल्दी से जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र जिसको हम कहते हैं, ये अवशोषित हो जाते हैं उर्वरक। ठीक है, इससे अगला जो खाद होती है ये इसके अंदर विशेषता है कि ये ह्यूमस प्रदान करती है। देखिए, पौधों की जड़ों को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए, फैलने के लिए ह्यूमस की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमस हमारी खाद प्रदान करती है। रासायनिक पदार्थों से बना हुआ उर्वरक ह्यूमस प्रदान नहीं करता, केवल वह उन पोषक तत्वों को तो दे देगा जो पौधों को आवश्यक है, लेकिन ह्यूमस वे प्रदान नहीं करते। और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, जैसे खाद जो होती है सस्ती होती है, लेकिन उर्वरक जो होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। और भी बता सकते हैं, खाद का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करना मुश्किल है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती है। जबकि उर्वरक एक कट्टे में या बोरे में आ जाता है, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और भी बता सकते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि खाद अच्छा है कि उर्वरक अच्छा है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, यहां पर आपसे यह पूछा जाए कि खाद अच्छा है कि उर्वरक अच्छा है, तो इसका जवाब अगर हम पौधों को पोषक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर बताते हैं तो निसंदेह उर्वरक अच्छे हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन यह पूछा जाए कि पर्यावरण के हिसाब से
भूमि के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो निसंदेह खाद उर्वरक से कहीं बेहतर है। कारण खाद जो होता है आसानी से गलने सड़ने वाली चीजें होती है जो भूमि में मिल जाती है और मिट्टी बन जाती है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, साथ ही पौधों को पोषक तत्व मिल जाता है, भूमि कभी बंजर नहीं बनती। लेकिन उर्वरकों का यदि हम लगातार इस्तेमाल करते चले जाएं, अंधाधुंध इस्तेमाल करते चले जाएं, तो हमारी भूमि में पोषक तत्व नहीं रहेंगे, पोषक तत्व कमी आ जाएगी और हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। फिर हमें उर्वरकों का ही उपयोग करके उसको फसल उगाने लायक बनाए रखना पड़ेगा। तो पर्यावरण के हिसाब से खाद इज द बेस्ट, अर्थात मैन्योर इज द बेस्ट, और पोषक तत्वों को प्रदान करने के हिसाब से फर्टिलाइजर्स आर बेस्ट, अर्थात उर्वरक अच्छे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं सिंचाई क्या होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा फसल उत्पादन में सुधार, उसका हमने पहला जो बिंदु है पोषक प्रबंधन वह कर लिया है। दूसरा जो हमारे पास वह है बिंदु है सिंचाई, अर्थात इरिगेशन। हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं यदि हम सिंचाई की तरफ ध्यान दें। सिंचाई क्या होती है? देखिए सिंचाई क्या होती है। जितनी भी फसलें हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सबको पोषक तत्वों के अलावा जल की आवश्यकता होती है। जल प्राणियों को भी और पेड़ पौधों को भी, दोनों का ही जीवन का आधार है। बिना जल के ना तो कोई प्राणी जीवित रह सकता है, ना पेड़ पौधा जीवित रह सकता है। उसी जल को हम पेड़ पौधों को जिस विधि के द्वारा दे रहे हैं, जैसे उपलब्ध करवा रहे हैं, वही कहलाता है सिंचाई। अर्थात किसी फसल को या पेड़ पौधों को समय अंतराल के बाद जल की उपलब्धता करवाना सिंचाई कहलाता है। अतः सिंचाई क्या हो गई? फसल को या पेड़ पौधों को एक निश्चित समय अंतराल के बाद जल उपलब्ध करवाना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन अर्थात पौधों को हम जल या फसल को हम जल कहां कहां से उपलब्ध करवा सकते हैं। सिंचाई के स्रोत अर्थात हमें जो फसल को या पौधों को जल देना है वह हम कहां से उपलब्ध करवाएंगे, वही कहलाता है सिंचाई के स्रोत। उनमें सबसे पहले आ जाता है कुएं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खोदे हुए कुएं, खोदे हुए कुएं, और एक होता है नलकूप। नलकूप ये भी कुएं के अंदर मोटर जो पानी को खींच के निकालती है उसको लगा देते हुए पानी को बाहर निकाल देती है। तो कुएं, खोदे हुए कुएं और नलकूप दोनों से ही हम पानी को बाहर निकालते हैं। कुओं से निकालते हैं पानी को, खोदे हुए कुएं से बैलों या अन्य जानवरों की सहायता से या मनुष्य खुद अपने हेल्प से निकाल लेता है। दूसरा नलकूप, नलकूपों की सहायता से हम पानी को कुओं से बाहर निकालते हैं और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं, अर्थात फसल को दे देते हैं। दूसरा नहरें, ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में यूज की जाती है जहां पर नहरों की अधिकता होती है। तो नहरें भी सिंचाई का एक स्रोत है। कुएं हो गए, नहरें हो गई, तालाब। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर नहरों की कमी है या जहां पर पानी बहुत गहराई में है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर जमीन में गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है और उसके अंदर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। इसको तालाब या फिर हम जोहड़ भी कह सकते हैं, जोहड़। इसके अलावा हमारे पास नदियां, कुछ ऐसे हमारे देश में स्थान है जहां पर नदियां बहती हैं, तो उन नदियों के जल को भी हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सिंचाई के स्रोत में नदियां भी आ जाएगा। और आखिरी हमारे पास है वर्षा। वर्षा और भी बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश के अंदर जो
हमारी फसल होती है उसको जल उपलब्ध करवाने के लिए हम निम्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, निम्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कुएं हो गए, नहर हो गई, तालाब, जोड़, नदियां हो गई, वर्षा कुछ ऐसे इलाके हैं देश के अंदर जिनमें वर्षा ठीक समय पर और सही मात्रा में हो जाती है। उन क्षेत्रों में वर्षा को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सिंचाई की विधियों की तरफ। देखिए, सिंचाई की मुख्य रूप से दो विधियां जो इस्तेमाल की जाती हैं, एक परंपरागत विधि, एक आधुनिक विधि। परंपरागत विधि जो पुराने समय में हम इस्तेमाल करते थे, जैसे रहट के द्वारा, चरखी के द्वारा, चकली जो होती है उसको हम कुएं के ऊपर लगा देते थे और फिर उससे हम पानी खींचते थे। बैलों को जोड़ करके रहट में लगा देते थे, बैल चलते रहते थे, कुएं के अंदर से पानी निकलता रहता था। तो पुरानी परंपरागत विधि थी। आज के दिन जो हम सिंचाई की विधियां यूज करते हैं उनमें हम आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फव्वारा विधि। फव्वारे विधि के अंदर क्या होता है देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं फव्वारा विधि। फव्वारा विधि के पश्चात एक और मुख्य विधि है जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन मेथड, अर्थात टपका विधि। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि के अंदर हम जो पाइप हैं उनको खेत के अंदर, कौन सी पाइप? जो बारीक वाली पाइप होती है, जो ज्यादा चौड़ी वाली नहीं होती, उन बारीक पाइपों का जाल हम खेत में बिछा देते हैं और उन बारीक पाइपों में से और पाइप निकाल करके हर एक पौधे की जड़ तक ले जा करके हम छोड़ देते हैं। मुख्य पाइप में हम जल को प्रवेश करवाते हैं तो वह उन बारीक पाइपों के द्वारा पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। पौधे की जड़ों में वह जल एक एक बूंद करके टपकता रहता है, इसलिए इसको टपका विधि अर्थात ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। टपका विधि, इस विधि के द्वारा भी जो पौधे हैं उनकी सिंचाई की जाती है। यह सबसे अच्छी विधि है। देखना चाहेंगे कैसे होती है? चलिए देखते हैं टपका विधि। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। देखिए, आपको जैसा दिखाई दे रहा है, एक कुआं है और कुएं के अंदर पाइपलाइन द्वारा पानी को बाहर निकालने के लिए पाइप लगाया गया है, साथ ही एक मोटर रखी हुई है और उस मोटर के साथ आप देख रहे होंगे एक दूसरा पाइप जुड़ा हुआ है और इसके साथ अगर हम इस पाइप को देखें तो एक बैंड के द्वारा नीचे ले जाया गया है और मुख्य पाइप से जोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो मुख्य पाइप है आगे चल के खेत के अंदर ये हमारे अन्य पाइपों के द्वारा जुड़ जाता है। देखिए, अभी ये आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। जो मुख्य पाइप हैं ये हमारे सारे खेत के अंदर जहाँ फसल उगाई गई है वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। इन पाइपों से यदि हम यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पर इनसे स्प्रिंकलर अर्थात फव्वारा जोड़ देते हैं तो हमारी विधि कहलाती है फव्वारा विधि अर्थात स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, परंतु यदि हम इसमें पाइप न जोड़ करके और इनसे छोटे छोटे बारीक होल वाले पाइप जोड़ दें जो हर एक पौधे की जड़ तक जाए, तो उन पाइपों के अंदर जो बारीक होल किया गया होगा, ये देखिए ये होल कर रखा है और यहाँ से एक एक बूंद करके पानी गिर रहा है। यह जो जल है एक एक बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरेगा और हर एक पौधे को वहाँ पर पानी मिल जाएगा और इस प्रकार सिंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अपनी फसल को विभिन्न विधियों के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। आज हमने इस लेक्चर के दौरान अध्ययन किया पोषक प्रबंधन और सिंचाई। पोषक प्रबंधन में हमने पढ़ा कि फसल को किस प्रकार से हम पोषक तत्वों की उपलब्धता कर सकते हैं और उर्वरक और खाद क्या है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। इसके अलावा हमने अध्ययन किया सिंचाई क्या होती है और सिंचाई किन किन विधियों के द्वारा की जा सकती है। इसके साथ ही आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य, आपको सोचना है इसका जवाब क्या होगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास, खाद व उर्वरक
में से प्राकृतिक रूप से कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है और क्यों? और क्यों? इस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है कि खाद और उर्वरक में से प्राकृतिक रूप से दोनों में से कौन सा अच्छा है और क्यों। हमने पढ़ा, आप रिकॉल कीजिएगा, खाद और उर्वरक दोनों अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा है वो भी प्राकृतिक रूप से ढूंढना है हमें। अगला हमने पढ़ा खाद 3 प्रकार की होती है, उसमें भी हमने 3 प्रकार में भी एक प्रकार था हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद। रिकॉल कीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है? खाद क्या होती है? इसे कैसे तैयार किया जाता है? इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है? किस प्रकार तैयार किया जाता है? याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है अभी। एक और प्रश्न लेते हैं हम। हमने पढ़ा सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में, तो हमने वहां जाना कि सिंचाई जो होती है वह 2 तरीके से की जाती है, एक परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से, एक आधुनिक तरीके से। आधुनिक तरीके में हमने मुख्य रूप से 2 विधियों का अध्ययन किया, जिसमें से सबसे अच्छी जो सिंचाई की विधि है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, अर्थात ड्रिप तंत्र सिंचाई है। हमें उसी का जवाब देना है कि ड्रिप तंत्र सिंचाई विधि क्या है? ड्रिप तंत्र सिंचाई विधि क्या है? विधि क्या है? हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों के जवाब तलाशने हैं, ठीक है, और इन प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना भी है। इसके अलावा मुझे आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से समस्या का निदान कीजिए। धन्यवाद।